हम वंदे भारत तो ले आए, लेकिन लोग बार बार ये सवाल करते हैं, आपसे भी कई बार लोगों ने पूछा होगा कि ये बुलेट ट्रेन कब आएगी। शायद 2026 का टारगेट है अपना, 2026। बुलेट में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत तेज़ी से काम हुआ है। अब तक 160 किलोमीटर्स के फाउंडेशन हो गए, 160 किलोमीटर के, 92 किलोमीटर्स के पिलर्स बन गए। बहुत ही तेज़ी से गर्डर और ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है। प्लस जो रोलिंग स्टॉक, जो ट्रेन्स इसकी आएगी स्पेशल, उन ट्रेन्स की डिज़ाइन में देखिए, जापान की टेम्परेचर, जापान के अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग थे, हिंदुस्तान की टेम्परेचर, हिंदुस्तान के एनवायरमेंटल कंडीशंस, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसका डिज़ाइन चल रहा है। काम इतना तेज़ी से चल रहा है। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं थी, हिंदुस्तान के पास नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स ने आत्मसात कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, समझ गए कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है अर्थक्वेक प्रूफ, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इतने 300 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से जो प्रेशर रहेंगे, जो वाइब्रेशंस रहेंगे, उनके लिए किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसमें, पहली मशीन हम बाहर से लाए, उसके बाद में सारी मशीनें हिंदुस्तान में बनी। और जो बड़ा मोल्ड होता है, मतलब 1000 टन का एक गर्डर है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसका जो मोल्ड होता है, पहले साउथ कोरिया से लेके आए थे शुरू में, अब सारे अपने हिंदुस्तान में बन रहे हैं, राजकोट में बन रहे हैं, और राजकोट से एक्सपोर्ट होने की बात हो रही है। तो ये काम करने के तरीके में बदलाव। अच्छा, कवच तकनीक के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और जब इसका परीक्षण हुआ था तो आप भी थे, एक ट्रेन पे थे, और जब 2 ट्रेन आमने सामने आई तो एक रेड सिग्नल के पहले ही वो रुक गए। तो ये सभी ट्रेनों में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी और कितना कारगर हो, क्योंकि देखिए अब ठंड का समय आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत होती है फॉग में, डेंस फॉग में। इस साल कवच के 3000 किलोमीटर के टेंडर किए गए हैं। अपने देश में 70,000 किलोमीटर्स के ट्रैक्स हैं। अभी पहला जो 3000 का एक्सपीरियंस आएगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5-6 हज़ार किलोमीटर पर ईयर करने का टारगेट लेके चलेंगे। बहुत रेलवे में कुछ भी करना होता है, एक लंबा पीरियड लगता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत विशाल नेटवर्क है, और एक काम करने का तरीका है उस तरीके से आगे जाने का। तो कवच हिंदुस्तान में बनी हुई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, आज दुनिया इसको देख रही है, क्योंकि दुनिया की जो कॉस्ट बेंचमार्क है उससे आधे पे ही है। और रिलायबिलिटी में सिल 4 का लेवल है। सिल 4 कहते हैं जब 10,000 वर्षों में एक एरर अलाउड है, 10,000 वर्षों में एक एरर अलाउड है। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। टेस्टिंग के टाइम में एक ही ट्रैक पे, एक तरफ ट्रेन में मैं था, दूसरी तरफ ट्रेन में चेयरमैन साहब थे, 100 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, दोनों की दोनों गाड़ियाँ, और एग्जैक्टली 380 मीटर पे अपने आप ब्रेक लग जाता है। मैंने वो देखने लायक सीन था। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जैसे कोई भूत ब्रेक को नीचे लेके जा रहा है, वैसा सीन आता है। कुछ डर सा लग रहा था कि क्या होगा, पता नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस था। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के इंजीनियर्स पे रखा है, वो एक अभूतपूर्व है। वरना वंदे भारत जैसी ट्रेन डेवलप करना, दुनिया में कुल मिला के कितने 8 देश हैं जिनके पास 180 kmph की ट्रेन है, सिर्फ 8। भारत 9वां देश हुआ। जैसे टेलीकॉम में सिर्फ 5 देश है, भारत 6ठा देश हुआ। तो हर एक फील्ड में देश के इंजीनियर्स पे, हमारी ताकत पे, हमारे नॉलेज पे विश्वास करके पीएम साहब जो क्लियर विजन देते हैं, क्लियर डायरेक्शन देते हैं, वो बड़ी बात है। आपका मंत्रालय लगभग तकरीबन 200 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। क्या मास्टर प्लान है? 200 स्टेशन तो बहुत खूबसूरत हो गए। 200 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, यानी संपूर्ण तरीके से उसका नया कंस्ट्रक्शन। शहर आप देखेंगे किसी भी रेलवे स्टेशन को, शहर दोनों तरफ डेवलप हुआ है। शहर के दोनों हिस्से को जोड़ना, भविष्य की कल्पना करके 25 वर्ष आगे की, 50 वर्ष आगे क्या जनसंख्या होगी, उसके हिसाब से डेवलपमेंट। 134 स्टेशंस का मास्टर प्लान तैयार हो गया है, 47 स्टेशंस के टेंडर्स हो गए हैं, 34 स्टेशंस पे काम चालू हो गया है, तेजी से काम चल रहा है। और अब आगे मतलब आने वाले 12 महीनों के अंदर आप इसका रिजल्ट देखेंगे किस तरह से। साथ ही साथ जितने छोटे और मीडियम स्टेशंस हैं, उन सब पे पैसेंजर एमिनिटीज़ बढ़ाई जाए, एस्केलेटर्स,
लिफ्ट, टॉयलेट्स का इम्प्रूवमेंट, वॉशरूम्स का इम्प्रूवमेंट, वेटिंग लाउंजेस, जो टिकटिंग एरिया उसका इम्प्रूवमेंट, उन सब पे मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर। कोशिश तो ये है कि बेटर हो। हेलो सर, मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। 2014 में दिल्ली पढ़ने आया था। दिवाली पर घर जाना था, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं थे। बोला गया स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, फिर भी नहीं मिलते थे। 2022 में आ गए हम। आप चेक करेंगे 1 महीने पहले से भी रिजर्वेशन नहीं है। मतलब लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। और ये तो सिर्फ कानपुर तक की बात है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो दिल्ली से आपका ट्रेन से पहुंचना इम्पॉसिबल। आप बस के टिकट्स चेक करेंगे तो 3 से 4 हज़ार। इसके लिए आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम हो गया है, ये लोग लगातार सफ़र कर रहे हैं? कोई स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने टाइम बाद हम इतनी ट्रेन चलाएंगे तो फेस्टिवल्स पे वो कवर हो जाएंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे हर बार 10 से 15-20 ट्रेन चलती हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, एंड आई वुड लाइक टू टेक इट अप फ्रंट। रेलवे साल के 650 करोड़ पैसेंजर्स लेके जाती थी, 650 करोड़ पैसेंजर्स। अब लेके जा रही है 750 करोड़, 747 करोड़, 750 करोड़ मान लो अंदाजा। 100 करोड़ पैसेंजर्स इंक्रीज हुए। उसके बाद में भी जितनी डिमांड है, मेरे ख्याल से डिमांड करीब 900 करोड़ की है, तभी जाके कंप्लीट डिमांड फुलफिल होगी। इतनी बड़ी डिमांड के लिए बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और फ्रेट माने पैसेंजर का जो किराया है वो करीब 20 सालों में बढ़ाया नहीं गया। आज रेलवे पैसेंजर्स को 62,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। यानी प्रैक्टिकली जो भी आप यहाँ पे बैठे हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, सभी को करीब 60% कंसेशन दिया जा रहा है। 60% कंसेशन दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि रेलवे आज भी कौन यूज़ करता है? रेलवे बिल्कुल एक आम जन यूज़ करता है, साधारण मानवी यूज़ करता है। एक बिल्कुल ही जो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाता वो व्यक्ति यूज़ करता है। इसीलिए रेलवे के टिकट भी नहीं बढ़ाए गए, प्राइस नहीं बढ़ाया गया। तो इन सब कंस्ट्रेंट्स के चलते भी मोदी जी ने पिछले साल रेलवे का बजट बढ़ा के करीब 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा फंड्स दिए। रेलवे के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में चेंजेस किए गए, क्योंकि नए ट्रैक बिछाने, उसके लिए टेक्निकल कैपेबिलिटी चाहिए, ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़, नई ट्रेन्स बनानी है, नए कोच बनाने, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए। उस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाया। आगामी वर्षों में मुझे आशा है कि बजट में करीब 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया जाएगा और बहुत तेज़ी से नए ट्रैक्स और नई ट्रेन्स बनाई जाएगी। लेकिन ये चैलेंज एक दिन का चैलेंज नहीं है, इसमें बहुत कई वर्षों की तपस्या लगेगी, तभी जाके ये कंप्लीट पूरा हो पाएगा कि जितनी हमारी डिमांड है उसके बराबर सप्लाई हो। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो अभी तरक्की हो रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए अगर मैं विश्व में नंबर 1 का देश बनना है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे कोई एक मैसेज आता है कि आप ये बटन दबाओ, पता लगा बैंक का पूरा जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए क्या आप ऐसे कदम कुछ बनाएं कि वो जो SMS भेजने वाला है वो इमीडिएटली पकड़ा जाए और इस पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि हम लोगों का जो बहुत मेहनत का पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाए, चोरी ना हो। धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा प्रश्न, आपके लिए विशेष ताली बजनी चाहिए। टेलीकॉम बिल का जो ड्राफ्ट अभी पब्लिश हुआ है कंसल्टेशन के लिए, उसको आप देखिए। उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है यूजर्स का प्रोटेक्शन। यूजर्स के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 उसमें लेके आए एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट, जो भी कॉल रिसीव कर रहा है उसकी राइट है कि किसके यहाँ से कॉल आ रही है। कॉल में एग्जैक्ट KYC का नंबर, KYC का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, केवल अननोन नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, DND को एक लीगल मान्यता दी गई है। अभी तक DND बन रहा था लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता था क्योंकि कोई पनिशमेंट नहीं था। तीसरा, KYC उसको एक लीगल मान्यता देके अनइक्विवोकल KYC का प्रोविजन उसमें लेके आए। इस तरह से 5 ऐसे स्टेप्स डाले गए हैं कानून में। जो आपने जो पॉइंट रेज किया एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टेक्निकल और प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट्स भी साथ ही साथ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि लोग खुद भी
थोड़े अब कॉशियस होने लगे हैं और कॉशियस हों, और जिस तरह से लीगल चेंज आएगा उसके बाद में इस तरह के साइबर फ्रॉड्स की संख्या काफ़ी मात्रा में कम होगी। और क्या 5G आने के बाद 2G, 3G, 4G की रहने की संभावनाएं होगी? क्या ये कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा? शायद आप कल की न्यूज़ के कारण कह रहे हैं, राइट? कल कुछ ऐसा चला था किसी चैनल में। एब्सोल्युटली कोई डाउट मत रखिए, कोई भी बहुत ही क्लियरली सारी की सारी टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्ट करेंगी। जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को केवल 2G चाहिए, किसी को केवल 3G से काम चल जाता है, वो 2G 3G पे बने रहेंगे। जो 4G पे सफिशिएंटली खुश है वो 4G पे बने रहेंगे। जो 5G में शिफ्ट होना चाहेंगे वो 5G में शिफ्ट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, उनका एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है कि टेलीकॉम सर्विसेज उस सोसाइटी में, हर एक देश में कितनी अफोर्डेबल है। हिंदुस्तान विश्व में सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विस है हिंदुस्तान में, तो वो अफोर्डेबिलिटी 5G की भी मेंटेन रहेगी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर 5G और 4G के लॉन्चिंग के बीच का गैप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 10 अप्रैल 2012 को 4G इंडिया में एयरटेल द्वारा लॉन्च किया गया और 2022 में लॉन्च हुआ है 5G। लगभग 10 साल का गैप है। तो 5G और 6G के बीच में क्या 10 साल का गैप रहेगा जिसकी आप बात कर रहे थे, या वो उससे पहले हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा ये कि अभी आपने इसी मन से कहा कि 60% तक किराए पर आप लोग छूट देते हैं, तो ये जनता को एक सॉफ्ट मैसेज है क्या कि आप लोग तैयार हो जाइए, थोड़ा सा बढ़ने वाला है कुछ किराया? मैं दूसरे प्रश्न को पहले लेता हूँ। जो बात है उस बात में 3 एलिमेंट थे। 62,000 करोड़ की जो सब्सिडी है वो एलिमेंट, यानी 60% के आसपास का कंसेशन सबको है, प्लस ये क्लियर रिकग्निशन है कि रेल कौन यूज़ करता है। रेलवे यूज़ करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिनके लिए मोदी जी की सरकार है, अंत्योदय की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में अंत्योदय की फिलॉसफी मूल फिलॉसफी में से सबसे पहले फिलॉसफी हमारी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, उसके बाद में अंत्योदय, सामाजिक समरसता। ये हमारी बेसिक फिलॉसफी का, एक हमारी थॉट प्रोसेस का, हमारे विचार का मूल है। ये इसी विचार के मूल को लेके सब कार्यक्रम होते हैं। आप देखिए उज्ज्वला, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, अब इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है कि हर घर तक नल से जल पहुंचाना, हर घर तक फाइबर पहुंचाना। ये ऐसे काम है जिससे कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, रिच और पुअर के बीच में गैप है, उस गैप को कम किया जाए। उस गैप को कम करने के लिए जो लोग सक्षम नहीं है उनको सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं दी जा रही है, विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है। वो थॉट प्रोसेस है। केवल एक एंगल को नहीं देखना चाहिए। 3 बातें बोली तो 3 एंगल को देखिए, पहला ये। दूसरा पॉइंट, जो 5G और 6G के बीच में गैप की बात है, मोदी जी ने स्पष्ट टारगेट दिया है कि 6G में हमें लीड लेनी है और उस पर काम चालू हो गया है। आप विश्वास करेंगे, हिंदुस्तान को 25-30 वर्षों में पहली बार भारत की IP राइट्स पहली बार इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन में रिकॉग्नाइज हुई। 5G आई करके एक IP का पूरा सेट है, वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। 6G की तैयारी बहुत तेजी से आगे बढ़ाई। ऑलरेडी अपने पास देश में 15 पैटेंट 6G के ले चुके हैं। आप सोचो किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जिससे कि हर साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 300-400 करोड़ के आसपास, टोटल 500 करोड़ का फंड है ये। 500 करोड़ का फंड बहुत ही अच्छे गिने माने चुनिंदा हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स, उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 6G दुनिया में अंदाज़ा है 2030 या 2029 तक आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।